अगर हम जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, तो फिर हमारे लिए सबसे अनिवार्य तत्व यह है कि हम समय की कीमत को समझें और इसका सदुपयोग करें। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूं आप तमाम साथियों का। जैसा कि मैंने सुबह सूचना डाली थी टेलीग्राम चैनल पर कि फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो एक टॉपिक लगता है जनसंचार माध्यम और लेखन, तो जनसंचार के जो माध्यम है और जो लेखन से संबंधित अपने बिंदु प्रकरण यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड में लगे हुए हैं, उनका अध्ययन का जो वीडियो है वो आज से हम प्रारंभ करेंगे। ये सूचना मैंने टेलीग्राम पर डाली थी। तो विधिवत रूप से बिल्कुल सिलेक्टेड चीज़ें नोट्स के रूप में तैयार की हुई है। जो जो चीज़ें अपने ग्रेड फर्स्ट में आ सकती है उन्हीं को विस्तार से मैं समझाने का प्रयास है जो करूँगा। और ये जो मैटर है एनसीईआरटी की जो पुस्तकें अपने वहाँ से और कुछ अन्य पुस्तकों का सहारा लेते हुए संकलित किया गया है। मतलब प्रयास ये किया गया कि यहाँ से कुछ भी है जो बाहर नहीं जाए और अच्छे से आप समझ भी जाए कि जनसंचार माध्यम और लेखन वाला ये पूरा का पूरा प्रकरण है क्या। ठीक है, वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और ये याद रखें ये टॉपिक आपके ग्रेड फर्स्ट के अंदर लगता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप शेयर कर दें सभी दोस्तों के साथ ताकि वो भी जुड़कर इसका लाभ ले सके। और पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो। आप नोट्स बना के चल सकते हैं साथ साथ, जैसे मैंने यहाँ पर तैयार कर रखा है। प्रारंभ करते हैं। संचार क्या चीज़ है, मैं यहाँ पर हाईलाइट करता चल रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा। वैसे तो संचार क्या है, सामान्य परिभाषा देखते हैं। आपको पता है कि संचार के बिना जीवन संभव नहीं है। मानव सभ्यता के विकास के अंदर संचार की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मैं अभी जो बोल रहा हूँ, आप जो सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, ये क्या एक तरीके से संचार ही है। आप कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी किसी से बातचीत कर रहे हैं, बिना संचार के कुछ भी है जो संभव नहीं हो पाता। सबकी जड़ के अंदर, मूल के अंदर संचार ही है और संचार की वजह से ही मानव सभ्यता का विकास है जो संभव हो पाया है। थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। तो संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं का, विचारों का या फिर भावनाओं का आदान प्रदान है। संचार क्या है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का क्या है? आदान प्रदान है। सभी लोग हैं जो इस बात से सर्वविदित है या विदित है। संचार के कई प्रकार हैं साहब, जिसमें मौखिक है। हम प्रकारों को और आगे डिटेल से देखेंगे। मौखिक प्रकार ये ब्रीफ में देख रहे हैं फटाफट, मुख्य चीज़ें। मौखिक प्रकार आ जाता है संचार का। अमौखिक भी होता है। बात करें संचार के अलावा इन मौखिक और अमौखिक संचार के प्रमुख प्रकारों के अलावा अंतःवैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक। माफ कीजिए, अंतःवैयक्ति से तात्पर्य यहाँ पर यह हो जाएगा, अंतःवैयक्तिक यानी मैं बैठा बैठा सोच रहा हूँ कुछ ना कुछ चीज़, तो मेरे मन के अंदर ही विचार है जो चल रही है, अंत है अंतःकरण में, यानी अंतःवैयक्तिक यहाँ पर संचार का ये प्रकार हो जाएगा। या फिर आप प्रार्थना कर रहे हो, पूजा कर रहे हो, इबादत कर रहे हो, तो अंदर ही अंदर आपके जो विचार है जो चल रहे हैं, जो संचार जो चल रहा है, वो अंतःवैयक्तिक संचार के अंतर्गत आएगा साहब। और अंतर्वैयक्तिक यानी दो व्यक्तियों के मध्य या दो से ज़्यादा, अंतर्वैयक्तिक हो जाएगा वो। और अंतःवैयक्तिक यानी सिंगल के अंदर चल रहा, और अंतर्वैयक्तिक अलग। तो ये संचार के प्रकार। समूह संचार भी होता है ग्रुप के अंदर, और जन संचार, ये प्रमुख है जो प्रकार देखने को मिलते हैं संचार के। आगे हम बात करें वास्तव में, ये यहाँ पर नोट कर लीजिएगा आप, वास्तव में संचार जीवन की निशानी है। यहाँ से सवाल है जो परीक्षा में पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी के अंदर हूबहू ये पंक्तियाँ लिखी गई है। वास्तव में संचार क्या है? जीवन की निशानी है। मनुष्य जब तक जीवित है वह संचार है जो करता रहता है। जब तक आप जिंदा हो, यूँ कहिए कि संचार के माध्यम से जो आप चलायमान हो। तो संचार जीवन की निशानी है, ये पूछा जा सकता है। जीवन की प्रश्न आ गया, जीवन की निशानी है, उसमें करके एक संचार आ जाएगा विकल्प में, तो आपको ध्यान में रखना है। यहाँ तक कि अगर एक बच्चा होता है, अब आप बोलोगे संचार तो बोलना आना चाहिए तभी संचार होगा, बिना भाषा के, बिना बोलने के कैसे संचार होगा? तो यहाँ तक कि जो एक बच्चा होता है वो भी संचार के बिना है जो नहीं रह सकता। अब कैसे? वह रोता है, चिल्लाता है, रोकर और चिल्लाकर अपनी माँ का ध्यान है जो अपनी ओर खींचता है, तो वो भी अपने तरीके से यहाँ पर संचार कर रहा है। बच्चा जो है रोता है, चिल्लाता है, और चिल्लाने और रोने की वजह से अपनी माँ का जो ध्यान है वो आकर्षित करता है, तो ये भी क्या है? एक तरीके से संचार ही हो गया उसके। आगे हम बात करें
एक तरह से संचार खत्म होने का अर्थ है मृत्यु। ये भी एनसीईआरटी के अंदर बिल्कुल हूबहू पंक्ति लिखी गई है। तो एक तरीके से संचार खत्म होने का मतलब क्या हो जाएगा? मृत्यु। व्यक्ति के मन मस्तिष्क में कोई विचार रहेगा ही नहीं, कुछ चलेगा ही नहीं, तो यूं कहें कि वो मृत्यु के समान है जो हो जाएगा। यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है संचार क्या है? इसके शब्द के अर्थ पर हम जाते हैं, मूल इस शब्द पर जाते हैं। तो संचार शब्द की जो उत्पत्ति है, संचार शब्द की उत्पत्ति की हम बात करें तो चर धातु से, और उपसर्ग की बात करें यहाँ पर तो उपसर्ग भी यहाँ पर हो जाएगा सम। उपसर्ग क्या हो जाएगा यहाँ पर? सम हो जाएगा। हिंदी की दृष्टि से यह है, आप व्याकरण की दृष्टि से आप ध्यान में रख सकते हैं। तो संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, और जिसका अर्थ क्या होता है? चलना या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। संचार क्या हो जाएगा? संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से होती है, और जिसका अर्थ क्या हो जाएगा? चलना या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा संचार को समझते हैं। बिल्कुल प्रयास ये कर रहा हूं कि बिल्कुल बेसिक से बेस बनाते हुए, आधार बनाते हुए आपको मैं संचार को समझाऊं। आपने विज्ञान में ताप संचार के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा कि कैसे जो गर्मी होती है वो एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक क्या है? पहुंचती है। ठीक है, इसी तरह टेलीफोन के तार या फिर बेतार के जरिए, मौखिक टेलीफोनों के तारों के जरिए या बिना तारों के जरिए मौखिक और लिखित संदेश को है जो एक जगह से दूसरी जगह भेजने को भी क्या कहा जाता है? संचार कहा जाता है। मोबाइल के माध्यम से आप प्रयोग कर ही रहे हो, यहाँ से टेक्स्ट भेजते हो, अगलों को यहाँ पर पहुँच जाता है, या फ़ोन लगाते हो किसी को तो आपकी बात है जो अगले तक पहुँच जाती है। ठीक है, तो ये भी क्या है? संचार ही है। लेकिन यहाँ पर हम जिस संचार की बात करेंगे, जिस संचार की बात करें वो क्या है? उससे हमारा तात्पर्य ये हो जाएगा कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है, वो क्या है? संचार है। अगली जो पंक्ति है, सीधा सीधा यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। संचार शास्त्री हुए हैं फेमस विल्बर श्रेम। तो ये सवाल आ गया, निम्न में से संचार शास्त्री हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की पुस्तक में ये लिखा हुआ है। तो कौन है? विल्बर श्रेम। ये क्या कहते हैं? संचार अनुभवों की साझेदारी है। सवाल आ गया, सवाल यहां पर बन गया क्या? संचार अनुभवों की साझेदारी है। परिभाषा किसकी है? या फिर संचार अनुभवों की साझेदारी है किसने कहा? तो विकल्प 3 अलग आ जाएंगे। सही विकल्प क्या हो जाएगा? विल्बर श्रेम। विल्बर श्रेम। आप नोट्स बना के चल सकते हैं वीडियो रोक रोक के। संचार अनुभवों की साझेदारी है, किसने कहा? विल्बर श्रेम ने ये कहा है। अच्छे से ध्यान में रखिएगा आप। आगे हम बात करते हैं सूचनाओं को। अब संचार माध्यम क्या है? संचार को समझ लिया आपने, अब हम संचार माध्यम को यहाँ पर है जो समझने का प्रयास करते हैं। संचार को समझ लिया तो माध्यम में कोई दिक्कत आएगी नहीं, यानी संचार के जो तरीके होंगे, माध्यम होंगे, वही संचार माध्यम कहलाएंगे। तो सूचनाओं को जिन तरीकों के माध्यम से हम एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं, वे तरीके ही क्या कहलाते हैं? संचार माध्यम कहलाते हैं। यानी जिन तरीकों के जरिए, जिन तरीकों के माध्यम से हम सूचनाओं को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, पहुंचाते हैं, वे तरीके ही क्या कहलाते हैं? संचार माध्यम कहलाते हैं। तो ये था मैटर यहाँ तक का। अब संचार के तत्व बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से सवाल अक्सर है जो बनता है। संचार के तत्व, तो संचार की प्रक्रिया में कई तत्व शामिल होंगे, और इनमें से जो कुछ प्रमुख तत्व हैं उनकी यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। मोटे तौर पर हम देखें तो स्रोत या फिर संचारक, पहला तत्व आता है स्रोत या संचारक। वीडियो रोक के नोट्स भी बनाते चले आप, स्रोत या संचारक। दूसरा तत्व आता है संदेश। एक एक को मैं डिटेल से समझाते हुए आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ें हैं इनमें। स्रोत या संचारक हो गया पहला। दूसरा इसमें तत्व आता है संदेश। तीसरा आता है माध्यम, भी लिखा हुआ आ सकता है परीक्षा में, या फिर चैनल, चैनल या माध्यम। चौथा आता है प्राप्तकर्ता या रिसीवर, और पांचवा आता है फीडबैक, और उसके बाद में वापस है जो वो फीडबैक स्रोत या संचारक के यहाँ पर पहुँचता है। ये डायग्राम देख लीजिए आप। यहाँ पर स्रोत या संचारक होता है, वो संदेश आता है फिर बाद में, फिर वो किसी न किसी माध्यम से जाता है किसके पास? प्राप्तकर्ता के पास। प्राप्तकर्ता वापस कुछ ना कुछ उस पर फीडबैक देता है, कहाँ पहुँचता है? संचारक के पास में। इनको एक एक को आप समझिए साहब।
एक एक को आप समझिए। संचार की जो प्रक्रिया शुरुआत होती है संचार की जो प्रक्रिया होती है शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है? स्रोत या संचारक से होती है। ठीक है, संचार की प्रक्रिया की शुरुआत, यहाँ से भी सवाल बन गया। देखिए साहब, परीक्षा में पूछ लिया जाए, सीधा सा सवाल है, बिल्कुल बेसिक सा सवाल है कि संचार की प्रक्रिया की शुरुआत निम्न में से होती है। यहाँ से सवाल बन जाएगा क्या? संचार की प्रक्रिया की शुरुआत निम्न में से होती है। एक विकल्प में आ गया संचारक, दूसरे में आ गया संदेश, तीसरे में आ गया फीडबैक, चौथे में आ गया इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं। तो संचार की प्रक्रिया की शुरुआत कहाँ से होती है? स्रोत या संचारक से होती है। ठीक है, पहला सवाल बन गया। बात करें कि जो स्रोत या संचारक होता है, एक उद्देश्य के साथ में अपना जो भी विचार होता है, जो भी संदेश होती है, जो भी भावना होती है, वो दूसरे तक है, जो उसको पहुंचाना होता है, पहुंचाना चाहता है, तो क्या होगी संचार की प्रक्रिया पर? मेरे मन में कोई विचार आया और मैं किसी दूसरे को बताना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा? वो विचार तो मेरे मन में आ गया, मैं क्या हो जाऊँगा? यहाँ पर स्रोत हो जाऊँगा, संचारक हो जाऊँगा। लेकिन उस विचार को जो आया है पहुँचाना चाहता हूँ, उसके लिए कोई ना कोई तो चीज़ होनी चाहिए आगे। तो वहाँ से जो संचार प्रक्रिया की शुरुआत हो जाती है। जैसे कि मैं यहाँ पर उदाहरण लो, एनसीईआरटी में ये उदाहरण दिया गया, आप स्वयं को स्रोत या संचारक मान लो। आपको इतिहास की किताब चाहिए, लेकिन इसके लिए क्या आपको अपनी कक्षा का कोई मित्र है उससे आग्रह करना पड़ेगा कि यार किताब दे दे। तो एक इसी तरह जैसे आप किताब मांगने की सोचते हैं अपने मन के अंदर की किताब चाहिए मुझे इतिहास की, संचार की प्रक्रिया क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। किताब हो, पेन हो या कुछ और चीज़ हो, तो जाहिर सी बात है किताब मांगने के लिए आप अपने मित्र से क्या करेंगे? बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे। तो उसे लिखकर संदेश भेजेंगे, या फिर संदेश भेजने के लिए भाषा का सहारा, या तो उसे फ़ोन करके बताएंगे यार मुझे किताब चाहिए, या फिर मैसेज करेंगे व्हाट्सअप वगैरह या टेक्स्ट वगैरह, यार किताब भेज। तो भाषा असल में क्या इस तरह का कूट चिन्ह या एक तरीके से कोड है। अब आप अपने संदेश जो है, जो अपनी बात है, उस भाषा में क्या कूटीकृत या फिर एनकोडिंग करते हैं कि ये चीज़ें हैं। तो ये संचार की प्रक्रिया क्या हो जाएगा? दूसरा चरण हो जाएगा, संदेश का मामला हो जाएगा। तो इसके बाद में क्या हो जाएगा? आपके जो स्रोत या संचारक है, इसके बाद में क्या आ जाएगा? संचार प्रक्रिया में अगला चरण क्या आ जाएगा? संदेश। मेरे मन में विचार आया मुझे इतिहास की किताब चाहिए, मेरे मन में विचार आया मुझे पेन चाहिए, उससे चाहिए, ठीक है। लेकिन अब जो ये विचार है इसको भेजने का भी कोई ना कोई होगा, तो वो क्या हो जाएगा? संदेश हो जाएगा। अगला चरण क्या हो जाएगा? संदेश हो जाएगा। और संचार प्रक्रिया में संदेश का बहुत अधिक महत्व है। आप गलत चाहिए कुछ और, लिख कुछ और दो, तो आपका काम है जो पूरा नहीं होगा। तो संदेश का विशेष जो महत्व होता है, या यूँ कहें कि अधिक महत्व होता है। चीज़ों को समझते चलिए, आपको हो सकता है बोरिंग महसूस हो, लेकिन ये काम की चीज़ें परीक्षा के अंदर आपको यहीं से सवाल देखने को मिलेगा। किसी भी संचारक का जो संचारक है, जो स्रोत है, उसका सबसे प्रमुख उद्देश्य अपने संदेश को उसी अर्थ में प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना होता है जैसा कि वो है, उसे अच्छे से समझ में आ जाए। तब तक तो तभी तो वो संदेश कहलाएगा, वरना संदेश कहाँ से कहलाएगा? आप चाहते कुछ और, अगले समझे कुछ और, तब तो संदेश का कोई तात्पर्य नहीं रहेगा, अर्थ नहीं रहेगा। इसलिए सफल संचार के लिए जरूरी है क्या? कि संचारक अपने संदेश को लेकर खुद पूरी तरीके से क्या हो? स्पष्ट हो। संचारक क्या हो? पूरी तरीके से स्पष्ट हो कि हाँ मुझे यही चाहिए और यही मुझे करना है। तो वो स्पष्ट हो अपने संदेश को लेकर। संदेश जितना स्पष्ट होगा और सीधा होगा, संदेश के प्राप्तकर्ता को उतना ही वो समझने में आसानी होगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं संदेश क्या होगा? जितना स्पष्ट होगा, संदेश क्या होगा? जितना स्पष्ट होगा, सरल होगा या फिर सीधा होगा, प्राप्तकर्ता तक संदेश के उसे समझना क्या हो जाएगा? उतना ही आसान हो जाएगा। ठीक है, स्रोत की बात हो गई, संचारक की बात हो गई, संदेश की बात हो गई। स्रोत भी हो गया, मेरे मन में विचार आया, संदेश भी लिख दिया, उस विचार को मुझे पहुंचाना किस माध्यम से है? तो तीसरा जो माध्यम है वो माध्यम या चैनल। तीसरा तत्व क्या आ जाएगा यहाँ पर संचार के लिए? माध्यम या चैनल। किस चीज़ के जरिए प्राप्तकर्ता तक वो चीज़ है जो पहुँचेगी, वो मैसेज है जो पहुँचेगा। जैसे हमारे बोले हुए शब्द ध्वनि तरंगों के जरिए है जो पहुँच सकते हैं उसके पास, या फिर दृश्य संदेश की बात करें तो प्रकाश तरंगों के जरिए, इस तरह वायु तरंगों के जरिए भी संदेश पहुंचते हैं। जैसे खाने की खुशबू हो गई, हम तक वायु के तरंगों के जरिए पहुंचती है। स्पर्श या छूना भी एक तरह का क्या है? माध्यम है। किसी को छूते हैं कि देख सुन, तो वो भी एक माध्यम हो गया। या इस तरीके से टेलीफोन हो गया, समाचार पत्र हो गया, रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, इंटरनेट हो गया, फिल्म हो गई। ये विभिन्न माध्यमों के जरिए संदेश है जो प्राप्तकर्ता तक पहुँचाया जाता है। तो यहाँ से सवाल बन जाएगा, निम्न में से माध्यम है या चैनल है संचार का टेलीफोन, समाचार पत्र, रेडियो या सभी?
तो यहाँ पर ये संचार के सभी माध्यम हो जाएंगे। तो संचार के माध्यमों में आप लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ संचार के माध्यम या चैनल में आप लिख सकते हैं, टेलीफोन लिख सकते हैं, ये भी एक तरीके से संचार का माध्यम हो जाएगा। सवाल इसी तरीके से बनेगा, निम्न में संचार का माध्यम है या नहीं है, तो सभी हो जाएगा। समाचार पत्र हो जाएगा, ये भी एक तरीके से संचार का माध्यम है। रेडियो हो जाएगा, कोई फिल्म हो जाएगी, इंटरनेट हो जाएगा, इंटरनेट, ईमेल वगैरह हो जाएगा। तो ये सारे के सारे क्या हैं, अब इनके माध्यम अलग अलग हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक हो सकता है, प्रिंट मीडिया हो सकता है, लेकिन ये माध्यम या चैनल है। तो तीसरा तत्व ये हो जाएगा अपने संचार के अंदर। अब चौथी बात आती है प्राप्तकर्ता या रिसीवर। अब जो माध्यम भी चुन लिया हमने, संदेश भी हो गया, संचार भी हो गया, भेजना किसको वो भी तो चाहिए, ऐसे हवा में तो भेजोगे नहीं। तो चौथा जो तत्व आता है वो आता है प्राप्तकर्ता यानी कि रिसीवर का। तो जो प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर जो है, जो प्राप्त संदेश का कूटवाचन करता है, यानी कि उसकी डिकोडिंग करता है कि इसमें बात क्या है। और डिकोडिंग का अर्थ क्या होता है, प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश। परीक्षा में सवाल आ जाए, डिकोडिंग से तात्पर्य है, डिकोडिंग से तात्पर्य है, माफ कीजिए, डिकोडिंग से तात्पर्य है। तो डिकोडिंग का अर्थ अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए तो आप नोट कर लीजिए, डिकोडिंग का अर्थ हो जाएगा प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश। प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश या प्रयास, समझने की कोशिश। आपने न्यूज़ चैनल में कई बार सुना होगा कि हम इसकी डिकोडिंग करते हैं, यानी उसको समझने का प्रयास करते हैं, ये गुत्थी है क्या। तो प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर प्राप्त संदेश का कूटवाचन करता है, यानी कि डिकोडिंग करता है। ठीक, कूटवाचन करता है, डिकोडिंग करता है। और डिकोडिंग का अर्थ अगर परीक्षा में आ जाए तो प्राप्त संदेश में जो संदेश प्राप्त हुआ है उसका अर्थ क्या, उसके अंदर अर्थ क्या निहित है, उसको समझने की कोशिश करना ही क्या हो जाएगा, डिकोडिंग हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो चौथा अपना जो बिन तत्व है संचार के अंदर, वो प्राप्त करता है, रिसीवर है, वो क्या करता है, डिकोडिंग करने की कोशिश करता है। और इस तरीके से एक तरीके से ये एनकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया है। डिकोडिंग क्या है, एनकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया। इसमें क्या, संदेश का प्राप्तकर्ता उन चिन्ह और संकेतों के अर्थ निकालता है, और जाहिर है कि संचारक और प्राप्तकर्ता दोनों का उस कोड से परिचित होना जरूरी है। अब मैं कोई कोड में बात लिख रहा हूँ या कोई बात लिख रहा हूँ तो प्राप्तकर्ता को समझ में आनी चाहिए, तभी तो दोनों का जो संवाद है वो संचार जो सफल हो पाएगा। मैंने कुछ लिख दिया, अगले की समझ में नहीं है या तो डिकोड नहीं कर पाए उसको ठीक से, तो वो है जो सफल एक तरीके से संचार हुआ नहीं। तो संचारक और प्राप्तकर्ता दोनों का उस कोड से परिचित होना क्या है, जरूरी है। तो संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की भी अहम भूमिका होती है। कोई प्राप्त करने वाला नहीं होगा तो फिर संचार प्रक्रिया पूर्ण कहाँ हुई, क्योंकि वही संदेश का आखिरी लक्ष्य होता है। तो यहाँ पर एक सवाल ये गजब का बन सकता है, संदेश का आखिरी लक्ष्य होता है, ये अगर पूछ लिया जाए संचार के अंदर, सवाल क्या आ गया, सवाल यहाँ पर बन गया संचार के अंदर। ये सारा का सारा मैटर एनसीईआरटी के अंदर, लेकिन सवाल कैसे भी बन सकता है। अब आपको मस्तिष्क लगाना है, खोपड़ी लगानी है, दौड़ानी है अपनी कि सवाल कैसे बन सकता है। संचार के अंदर संदेश का आखिरी लक्ष्य होता है, आखिरी लक्ष्य होता है। मैं फटाफट लिख रहा हूँ, लिखावट पर न जाइएगा। संचार के अंदर संदेश का आखिरी लक्ष्य होता है, क्या होता है, प्राप्तकर्ता। वहीं तक तो बात पहुंचानी है। तो संदेश का आखिरी लक्ष्य क्या होता है, प्राप्तकर्ता होता है। और प्राप्तकर्ता कोई भी हो सकता है, वह कोई एक व्यक्ति हो सकता है, एक समूह हो सकता है, या कोई संस्था भी हो सकती है, कोई विशाल जन समूह भी हो सकता है कि सब तक अपनी बात जो डिलीवर करनी है, पहुंचानी है। ठीक है, और प्राप्तकर्ता को जब संदेश मिलता है तो वह उसके मुताबिक अपनी क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है, यानी कि फीडबैक। क्या करता है, प्रतिक्रिया करता है, यानी कि फीडबैक। जो प्रक्रिया होती है, संचार प्रक्रिया जो होती है, उसमें जो प्राप्तकर्ता प्रतिक्रिया करता है वो फीडबैक कहलाता है। तो परीक्षा में यह सवाल भी पूछा जा सकता है, संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है। सवाल क्या हो जाएगा, संचार के अंदर संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की जो प्रतिक्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है साहब अपने फीडबैक।
क्या कहा जाता है, फीडबैक है जो कहा जाता है। फीडबैक से पता चलता है कि संचार प्रक्रिया में कोई बाधा तो है जो नहीं उत्पन्न हुई। फीडबैक देता है कि हाँ ठीक है, जहाँ से संचारक संदेश को प्रेषित करता है वहाँ तक वो बात पहुँचती है कि संचारक ने जिस अर्थ के साथ संदेश भेजा था उस अर्थ में प्राप्तकर्ता को मिला है या फिर नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो इस फीडबैक के अनुसार ही संचारक क्या करता है, अपने संदेश में सुधार करता है और इस तरीके से संचार की प्रक्रिया है जो आगे बढ़ती है। अब थोड़ी सी एक बात और नोट कर लीजिए, ये कक्षा आज हम यहीं समाप्त करेंगे। थोड़ी सी एक बात और नोट कर लीजिए, जो संचार की प्रक्रिया होती है बिल्कुल सुचारू रूप से चलती, व्यवस्थित संचारक होता है, उसमें संदेश होता है, कोई माध्यम होता है, जिस चैनल होता है जिसके जरिए पहुंचती है, एक रिसीवर होता है, प्राप्तकर्ता होती है, फिर वो फीडबैक देता है, तो सुचारू रूप से चलती है बिल्कुल। इसमें कई बाधाएं भी आती है। अब सवाल यहाँ पर यह हो जाएगा, संचार प्रक्रिया के अंदर जो बाधाएं आती है उनको क्या कहा जाता है। तो संचार प्रक्रिया में जो बाधाएं आती है उनको कहा जाता है शोर या फिर नॉइज। शोर या नॉइज ये कहा जाता है। तो संचार की प्रक्रिया में शोर से बाधा पहुंचती है और ये शोर किसी भी किस्म का हो सकता है, मानसिक से लेकर तकनीकी भी हो सकता है। तो ये डायग्राम समझ लीजिए फिर से। हालांकि मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया है। संदेश, कोई भी बात जो होती है संचार प्रक्रिया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कंप्लीट संचार प्रक्रिया। यहाँ पर ऐसे चलती है, संचार के जो तत्व होते हैं, ये संचार प्रक्रिया है पूरी सी। क्या हो जाएगा, स्रोत होता है या संचारक होता है, वो क्या लेता है, एक संदेश, उसके मन में विचार आता है, जो संदेश आता है उसको किसी न किसी माध्यम के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना चाहता है। और प्राप्तकर्ता को वो जैसा जो भी संदेश पूरा समझ में आया कि नहीं आया, क्या बात है, वो फीडबैक देता है, प्रतिक्रिया करता है फीडबैक के रूप में। और वो प्रतिक्रिया कहाँ तक पहुंचती है, संचारक के पास में। ये प्रक्रिया चलती है, संचारक, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता, फीडबैक वापस यहाँ पर। और इस माफ करें, संचार प्रक्रिया के दौरान जो भी बाधाएं उत्पन्न होती है उन बाधाओं को शोर या नॉइज भी कहा जाता है। तो परीक्षा में सवाल आ गया, संचार प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न होने वाली बाधाएं क्या कहलाती है। तो विकल्प में अगर नॉइज भी आ जाए तो भी आपको नॉइज ध्यान में रखना है, और नॉइज नहीं आए तो शोर आए तो भी आपको ध्यान में रखना है। वो बाधाएं, संचार प्रक्रिया में आने वाली बाधाएं क्या कहलाती है, शोर या नॉइज है जो कहलाती है। तो ये तो हो गए संचार के अपने तत्व। आज की कक्षा में इतना ही देखेंगे। कल की कक्षा में हम बात करेंगे संचार के प्रकारों के, संचार के प्रकार। फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो टॉपिक लगता है, उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। एक एक चीज़ समझ आया तो कमेंट ज़रूर करके बताइएगा किस प्रकार की लगी ये कक्षा। वीडियो को अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सभी दोस्तों को सभी ग्रुप में शेयर करें ताकि वो भी ग्रेड फर्स्ट का ये टॉपिक अच्छे से क्लियर कर पाए। और पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर लो। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कवि आदिगणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है जिस पर 7200 से अधिक लोग जुड़े हुए हैं। वहाँ पर भी मैं सवाल सूचना वगैरह डालता हूँ। इस कक्षा के नीचे कमेंट जरूर करना आपको कक्षा समझ आई या नहीं। उसी अनुरूप आगे की कक्षाएं हम प्रारंभ है जो नियमित रूप से जारी रखेंगे। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।